नमन करता हूँ तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विशेष तौर पर आधुनिक भारत में जन्मे सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा राव फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराज छत्रपति साहू जी, इन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले परम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश के महान संविधान निर्माता और बहुजन एकता का सूत्रपात करने वाले बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर आसीन परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जगजीवन राम साहब, परम आदरणीय माननीय डायरेक्टर एस.एन. संखवार साहब, हमारे साथी मित्र भ्राता माननीय प्रोफेसर जे.पी. कुमरैया, मैडम लक्ष्मी गौतम जी, यहाँ पर हमारे बीच में ये साथी प्रोफेसर आर.के. गौतम जी, प्रोफेसर बी. राम साहब, मेरे सम्मुख बैठे हुए प्रोफेसर आर.एन. खरवार जी, गंगवाने साहब, सचिव जी, अपने आयुर्वेद से प्रोफेसर जे.पी. सिंह जी, डॉक्टर मीरा मैम, अनिल जी, नालंदा से आए हुए अनिल मित्र जी, बहुत सीनियर साथी हैं हमारे बहुजन आंदोलन के माननीय मेहंदी राम साहब, माता जी भी आई हुई हैं उनकी, भाई कृष्णायन जी, डॉक्टर बागड़े, चंद्रली बामसेट के सक्रिय साथी माननीय रवि जी, बहुत सारे साथी हैं। मैं सबका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है। बहुत सारे हमारे सीनियर छात्र भी आए हैं, पीछे राव साहब बैठे हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, प्रभुराम जी हैं, उनके साथी हैं, हमारे अपने यहाँ के एलुमनाई, इस संगठन से जुड़े हुए पुराने छात्र भी बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, जो लखनऊ या और दूसरी जगह भी अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन के लिए गए हुए हैं। सबको बनारस खींच करके BHU खींच करके ले आया है, मुझे खुशी की बात है। यहाँ के हमारे अपने कैंपस के विद्यार्थीगण जो इस पूरे ऑर्गेनाइज जो कार्यक्रम है इसके पीछे रीढ़ का जो हिस्सा है वो सभी मेरे युवा मित्र, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कमेटी के सभी विद्यार्थीगण और यहाँ पर मंच और सम्मुख बैठे हुए सभी साथियों, बहुत सारी चीज़ें हमारे वक्ताओं के द्वारा कही जा चुकी हैं। आज के विषय के बारे में हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बहुत सारा विस्तार से कहा है। कुछ साथियों ने जो हमारे युवा हैं उन्होंने अपनी ओजस्वी और प्रेरक कविताओं से भी हमारे महापुरुषों के बारे में, बहुजन आंदोलन के बारे में बहुत सारी सीख दी है। मैं उन सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा और विशेष तौर पर जो कल का एक आयोजन हुआ चित्रकला का, हमने देखा आपने डॉक्यूमेंट्री भी बना ली है, कितने एक्टिव हैं विद्यार्थी और बड़ी संख्या में उन लोगों ने अपने खुद के खर्चे पे भागीदारी की। हमारे जो आयोजक साथी हैं उन्होंने केवल उनको पेपर सीट दी थी, बाकी वो खुद अपना पूरा मटेरियल लेकर के आए। हम समझ सकते हैं कि विद्यार्थी अपने पॉकेट में कितना पैसा हो सकता है उनको, और उस अपने पॉकेट मनी से भी खर्च करके उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया, पेंटिंग्स बनाई और वो पेंटिंग्स उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस प्रयास के लिए। बहुत सारी सार्वजनिक बातें कही गई हैं, मैं शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मैं जो भी बोलूँगा शायद वो पुनरावृत्ति होगी। पूरे इतिहास को कैसे खंगाल करके और उन्होंने एक जो सार तत्व माननीय मुख्य अतिथि जी ने कहा है, वो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें जो है उस सीक्वेंस में
जिस तरह की चीज़ें जो घटित और घटनाक्रम है उनका ऐसा जैसे हमारे सामने से एक तस्वीर गुजरती है, पर्दे में कोई सीन चल रहा है, उस तरह से उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने अपने सुंदर उद्बोधन में दिया। सचमुच काबिल तारीफ़ है और हम बार बार सुनते, कई घंटों सुनते तो भी मुझे कम लगता है। और काफ़ी दूर है, जब आपका ये प्रोग्राम बन गया तो मुझे लगा मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। क्योंकि जब उनका जर्नी का शेड्यूल मैंने देखा कि उनको 200 किलोमीटर कहीं रायचूर से चलना है, फिर 200 किलोमीटर बाद फ़्लाइट पकड़नी है, फिर फ्लाइट में पूरा रात भर वहाँ बैठना भी है, फिर इसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, फिर उनको बनारस आना है और यही फिर वापसी का रूटीन है। तो लगता है हम कितना कष्ट दे रहे हैं उनको, लेकिन जैसे मैंने उनको बोला था वो तुरंत तैयार हो गए थे। ये बाद में मैंने फील किया कि जर्नी बड़ा टेढ़ा है उनका, बहुत टफ है। सीधे नहीं कि एक जगह ट्रेन में बैठो और सुबह पहुँच जाओ, या एक जगह फ़्लाइट में बैठो और सीधे आप यहाँ जाओ, ऐसा नहीं है। तो वो तकलीफ़ें मुझे लग रही थी कि शायद हम ना बोलते तो, लेकिन सर आपने इतनी तकलीफ़ें उठा करके यहाँ हमारे बीच में आए, सचमुच हम आपके बहुत ऋणी हैं। और आपका उद्बोधन तो यहाँ आकर के हमें जब ये पता लगा कि ये दो विभूतियाँ वो एक ही जगह की हैं और एक ही तरह का वैचारिक है। मैं तो डायरेक्टर साहब से थोड़ा दूरी बनाए हुए था क्योंकि वैचारिक तौर पर अभी मुलाकात तो ही नहीं, साथियों ने बहुत बार बोला, आए थे तो मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए था। फिर वो हम अब बनारस का तो परिवेश ही वैसा है, तो थोड़ा सा मुझे संकोच हुआ कि नहीं अभी थोड़ा वेट करते हैं तो वो खैर अलग चीज़ है। तो इधर बीच भी फिर अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा कि सर की तो बात ही अलग है। तो हम सचमुच आपके ऊपर बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं कि ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में। और बीएचयू जैसे डायरेक्टर साहब की नियुक्ति हुई तो पूरा जैसा बीएचयू का जो परिसर है ना, तो उनके अंदर एक अजीब सा एक जो उत्साह और खुशी हुई कि भाई चलो कोई डायरेक्टर आया। बहुत सारे साथियों ने, हमसे जी ने कहा कि इस बीएचयू परिसर में जो पहली बार कोई बहुजन डायरेक्टर बना तो सबको लग रहा था जैसे वो किसी को पिंच कर रहे हों। तो इसको अब बीएचयू को बनारस वैसे भी कहा जाता है कि मनुवाद का गढ़ है और बीएचयू को उसको तो वो हार्ट माना जाता है बीएचयू को। तो ऐसी जगह हमारी उपस्थिति कितनी मतलब मुश्किल है और उस मुश्किल में भी हम अपनी जगह बनाते हैं। तो सर धन्य है आप, आपकी प्रतिभा और आपकी महानता। बहुजन समाज को बहुत गर्व है आपके ऊपर, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं और सबसे बड़ा एक बहुत सारी चुनौतियां भी हैं इस परिसर में। तो मैं समझता हूँ हम आपके साथ हैं, आपके जज्बे के साथ हैं, पूरा बहुजन समाज भी है, क्योंकि यहाँ लैग पुलिंग और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि जिन कुर्सियों में हम आकर के बैठे हुए हैं बहुत सारे विभागाध्यक्ष हैं, मैडम खुद विभागाध्यक्ष हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हैं, सामने भी विभागाध्यक्ष बैठे हुए जेपी सिंह साहब, ऐसे बहुत सारे हैं। खरवास एक अपने आप विलक्षण प्रतिभा है बॉटनी जगत में। तो हमारी जगह मतलब उनको लगता है कि हमारी उपस्थिति शायद हम अतिक्रमण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जगह तो कहीं और थी, बना रखी थी उन्होंने। उस जगह से यहाँ पर बैठना, उनके बराबर में बैठना या उनकी सीटों पर आकर के धीरे धीरे ही सही, आखिर हम आए हैं तो वो तो बाहर गए होंगे ना, जहाँ वो सदियों से बैठे रहे हैं, तो वो उनको तकलीफ तो होगी स्वाभाविक तौर पर। तो ये जो है हमें समझना चाहिए कि भाई ये उनके लिए भले नागवार लगे, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है और धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी हमारे बागड़े साहब थोड़ा ओजस्वी लगता है, वो थोड़ा अलग तरह का है, वो कबीर की तरह क्रांतिकारी, देवदास की तरह नहीं। देवदास जी बहुत सॉफ्ट और स्वीट भाषा में बोलते हैं, क्रांति की बात करते हैं, कभी डंडा मारने वाला। तो ऐसे भी हमारे बीच में विलक्षण प्रतिभा के हैं, ओजस्वी हैं। यानी बहुत सारे साथियों का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा और समय की भी सीमाएं, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। एक ख़ास बात जो मैं थोड़ा संकेत में कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक जैसा आपका जो है बहुजन एकता के आलोक में आज जो हम लोग बात कर रहे थे, सही मायने में गुरु जी की सीखें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक जो उनका दोहा है वो सिर्फ उसका उदाहरण दूंगा और वो ये है कि क्या है, सत्संगत मिल रहियो माधो जैसे मधुर मखीरा।
बहुजन एकता पर बहुत सारा अच्छा उदाहरण दिया कि हमारा लगभग 6000 या उससे अधिक जातियों में बटा हुआ समाज है, उसको समेटे कैसे। रोटी बेटी और इसके संबंध की बात हमारे अतिथि कह रहे थे, ये आखिर कैसे हो, कैसे संभव हो, है ना। ये बहुत मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल काम को बहुत कुछ आसान बनाया हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने, और उन 6000 जातियों को बटे हुए एक कर दिया, कम से कम बैकवर्ड कम्युनिटीज उसका नाम था। और उस बैकवर्ड कम्युनिटीज को फिर 3 हमारे सब डिवीजन बना दिए। जो 6000 जातियों का जो बिखरा हुआ जो वो था, टुकड़े थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने संवैधानिक शब्दावली दी बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसमें SC ST एंड अदर पर। इट मीन्स बैकवर्ड तो सभी हैं, ये सभी बैकवर्ड हैं जिनको हम SC ST कहते हैं, और कुछ अदर बैकवर्ड हैं, है ना। तो इस तरह से ये बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अदर बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का है, उस बहाने कम से कम एक समूह के रूप में हम जाने लगे संवैधानिक नाम से। इस काम को और आसान बना दिया कांशीराम साहब ने, आम जन तक, क्योंकि वो तो संवैधानिक शब्द है। बाबा साहब ने तो जो दिया उस संवैधानिक शब्द को, उन्होंने जन तक उसको लोकप्रियता बनाने के लिए और आसान कर दिया बहुजन। बहुजन मतलब जिसकी संख्या बहुसंख्यक हो, और ये बहुसंख्यक समाज चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी कैटेगरी में आते हैं संविधान के दायरे में, लेकिन ये ऐसा समुदाय है जो लगभग 85 से 80% है इस देश में। और उन्होंने कहा कि ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये इसकी समस्याएं लगभग सब एक सी हैं। कोई कम पिछड़ा है, कोई ज़्यादा पिछड़ा है, कोई ज़्यादा शोषित है, कोई कम शोषित है, किसी के साथ कम भेदभाव होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उस हायरार्की में जाते हैं उसी हिसाब से वो बिहेव होता है। तो सभी की समस्याएं वही हैं, SC ST और OBC की। तो जब बहुजन समाज की समस्याएं एक हैं तो उसका निदान भी एक ही तरह का होगा, है ना। और उस एक, जब तक हम एकता के सूत्र में आप इस समाज को नहीं जोड़ लेते, तब तक बात नहीं बनने वाली। और उन्होंने सीधी बात कह दी, जैसे साहब कह रहे थे कि हमें प्रेरणा लेना चाहिए भाई, जिसको हम लोग ब्राह्मणों को अनाप शनाप बोले, अपशब्द बोले, गालियाँ दें मंचों से, उससे कुछ नहीं, उनसे सीखो भी। तो उस हमारी गलतियाँ, हम अपनी गलतियाँ सुधारते नहीं हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी कमियों को दूर नहीं करते हैं। हम कहेंगे ना हमारा तो ये अत्याचार कर रहा है, ये तो क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई, आज के ज़माने में आपको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए कोई दूसरा आएगा? दूसरा तो नहीं आएगा। और उनका, हमारे महापुरुषों ने सीधा कहा कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से थोड़ी विरोध है, हमारा ब्राह्मण से विरोध नहीं है। कोई ब्राह्मणवादी है तो उस बात से विरोध है जो उसका अनुपालन करता है। तो ये एकता आखिर कैसे बने? गुरु जी ने ये जो कहा है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मखीरा। मधुक मखीरा क्या होता है? मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी जो है उसका उदाहरण देते हैं। उन्होंने भेड़ बकरियों का नहीं दिया। ये भी एक सोचने की बात है ना। भेड़ें इकट्ठी होती हैं, एक जिधर जाएंगी एक साथ चलेंगी, लेकिन कोई भी डंडा मार के जिधर चाहे उनको ले जाएगा, उनकी बलि भी दे देता है। मधुमक्खी का कैरेक्टर दूसरी तरह है। उसमें कोई एक पत्थर फेंकता है तो सारी मधुमक्खियां उस पर अटैक करती हैं, है ना। और जब इकट्ठी होती है तो किस तरह से वो स्वादिष्ट शहद का निर्माण कर रही है, खतरे को भांपते वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो कम से कम आप आक्रांता न बनो, आप आक्रमण ना करो, अपनी सुरक्षा तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो। मधुमक्खियों से तो सीख लो। गुरु रैदास जी ने तो यही इसी तरह से बहुत साधारण सा भाषा में कहा, क्योंकि कम से कम आप ऐसा एकजुट रहोगे तो आपके ऊपर होने वाले दमन, उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं कम होंगी। मुझे ताज्जुब होता है, जैसे अभी हालांकि वो बहुत थोड़ा वो एग्रेसिव विचारधारा है। मेरे एक विद्यार्थी ने कहा जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स विद्यार्थी, अभी सोचो उनके दिमाग में क्या, वो आए दिन जो है घटनाएं होती हैं गर्ल्स के साथ रेप की। और रेप किसका होता है, किस गर्ल्स का? बहुजन समाज का ही हिस्सा होती है वो बेटियाँ। और रेप करता कौन होता है? वो गैर बहुजन होता है, जिसको हम सोसाइटी में कहते हैं अपर कास्ट कम्युनिटीज के होते हैं। बोले एक भी कोई घटना ऐसा सुनने में नहीं आता जहाँ कोई दलित या दलित जो है वो किसी अपर कास्ट कम्युनिटी की लड़की को रेप करता है।
अब वो उसका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि यदि वो उसका तो ओपिनियन है कि भाई 2-4 घटनाएं ऐसी होने लगे देश में तो फिर वो अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा, इतना शोर मच जाएगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके अंदर कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमारा समाज मुर्दा है। उसका कहना है कि हमारा युवा मुर्दा है, हमारा समाज मुर्दा है, अपनी बहन बेटियों पर सारे अत्याचार बर्दाश्त करता है और चुपचाप रोता पीटता है सड़कों में कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो कभी कभी हमारे स्टूडेंट भी, हमारे बच्चे भी ऐसी बात बोल देते कि लगता है यार ये तो मतलब आखिर कितनी तकलीफें हैं। तो ये पूरे देश का है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। एक है जैसे सर कह रहे थे कि आप देखो अभी जो है कास्ट बहुत मैटर करता है, पहचान जो आपने कहा। दिल्ली में अभी हाल में मुलाकात हुई थी, दूसरी मुलाकात है साहब जगजीवन राम साहब से, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर कश्मीर का ब्राह्मण और तमिलनाडु का ब्राह्मण होगा, वो सब मतलब जो है एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो भी जहाँ कहीं मिलेंगे तो पहचान। अब दक्षिण में मादिगा या माडिगा कहते हैं, है ना, तो हमें पता ही नहीं कि मादिगा और माडिगा कौन सी जात है, हमें तो नहीं पता ना। कर्नाटक में कुछ और होगा, उधर तेलंगाना में और होगा, केरल में कुछ और होगा, उत्तर भारत में कुछ और है, इस तरह से। तो हमें तो अपनी कास्ट का भी पता नहीं, कोई यदि उत्तर भारत का आदमी मिल जाए या दक्षिण भारत वाले को तो उसको उसका पता ही नहीं होता, तो कनेक्टिविटी कहाँ होगी। तो हमें कोई एकदम के सूत्र में पिरोने के लिए जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसका हमें बार बार ख्याल करना चाहिए। एक दायरे में नहीं, शेड्यूल कास्ट के दायरे में नहीं, ना शेड्यूल ट्राइब के दायरे में, बल्कि बहुजन, पूरा समाज, बहुजन समाज। पहले थोड़ा इसको संकोच करते थे, जब कांसीराम साहब शुरुआत में काम कर रहे थे तो लोगों को बोलने में संकोच होता था। अब तो सारा विरोधी लोग भी बहुजन बहुजन चिल्लाने लगा, अब कोई संकोच नहीं होता है ना। तो ये बहुजन समाज कैसे बने, इस पर हमें सोचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो गुरु जी रविदास जी की जो वाणियाँ हैं वो बहुत कारगर हैं। जैसा कुमरैया साहब कह रहे थे कि आने वाले कल के लिए 100 साल, 200 साल, 1000 साल के लिए भी शायद ये होंगे, लेकिन इतना इंतज़ार हमें नहीं करना है कि हज़ारों साल तक हम ये ऐसे भुगतते रहें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब भ्रमित करती हैं। गुरु रविदास जी के बारे में जो अवधारणाएं हैं बहुत गलत तरह की हैं। हमारे सामने जो उनका जो प्रेजेंटेशन हुआ है, जिनके हाथों में सत्ता रही है, जिनके हाथों में लिखने पढ़ने का दायित्व रहा है, उन लोगों ने जो उनके बारे में जो छवि गढ़ी है वो बहुत डाइजेस्ट होने वाली नहीं। आप सोच लीजिए कि जैसे उनके 1-2 उदाहरण हम अक्सर देते हैं। एक कहा है कि भाई वो बहुत भक्ति में डूबे रहते थे, ईश्वर और ये सब आत्मा परमात्मा को बहुत मानते थे। क्या ऐसा है? उनके दोहों पर देखिए, मतलब उनका एक दोहा है, वो कहते हैं कि यदि वो शास्त्रों को मानते थे तो एक दोहा है, वेद पुराण तजो मन चाहत सुख चैन। वेद पुराण तजो मन क्यों कह रहे हैं भाई? यदि सुख चैन चाहते हो, उसका अर्थ है सुख चैन चाहते तो वेद पुराण को छोड़ो, ठीक। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अभी कह रहे थे कि कौन सा हमारा बोला था शायद मुख्य अतिथि या फिर कह रहे थे, मैं स्लिप कर रहा हूँ, कि प्राण फूकने वाला है ना। आज कोई बोल सकता है कि पत्थर में प्राण फूकने के बाद बकवास है, ऐसा कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है? नहीं कर सकता। लेकिन वो कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं, रविदास जी कहते हैं, रविदास हमारो राम जी दशरथ को सुतनाई, है ना, दशरथ को सुतनाई। तो जो दशरथ पुत्र राम है वो हमारे राम हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनकी, मन चौगी चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, या फिर वो जो है रामानंद को गुरु मानने की जो कहानियां हैं, या फिर एक कहानी उनकी है कि वो तो भाई पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। जब उनकी आभा और प्रतिभा इतनी विख्यात हो गई तो राजा महाराजा तक भी उनके शरणागत हुए, उनको शिष्य बनना शुरू हो गया, उनकी बहुत बड़ी संख्या में। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो चित्तौड़ की मीरा भी आती है और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके यहाँ आके नतमस्तक होते हैं। क्या इतना सहज है कि उनको वो रोज उनको जहाँ राजा महाराजा भी आ रहे हैं और हजारों लोग उनके अनुयायी हैं, वहाँ उनको उपदेश करने से उनको झूठा बनाने की फुर्सत है? वो चीख चीख करके कहते हैं कि क्या नाम से जो क्या है, चमार कुल में पैदा होना, है ना। वो कहते हैं कि मैं चमार कुल में पैदा हूँ,
कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैं जूता बनाता हूँ रोज़, लेकिन हमने कह दिया कि वो चमार थे तो जूते बनाते होंगे। ये जो इतना बड़ा फिलोसोफर है, इतना बड़ा क्रांतिकारी विचारक है, इतनी बातें करते हैं, राजा महाराजा उनके अनुयायी हैं, तो क्या ये संभव है कि उनको इतना फुर्सत, मुझे प्रोफेसर हो गए तो हमें तो फुर्सत नहीं मिली उन्हें जूता को काटने की। पैदा तो हम लोग भी किसी किसी जात में, अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो सब कोई झाड़ू लगा रहा होता, कोई कर रहा होता। ये संभव नहीं है, ये तकनीकी तौर पर संभव नहीं। फिर क्या सही है, गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 40 दोहे हैं। उन 40 दोहों में 2-3 दोहे ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि चमैठा गांठ ही न जाने, है ना, चमार कुल में पैदा हुए, उनके कुल के लोग इधर उधर ढोल उठाते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोहा है वो कहते हैं चमैठा गांठ न जाने हो। ठीक है, मैं चमैठा गांठ भी नहीं जानता हूँ, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर वो एक दोहे में कहते हैं राप नहीं, कुछ दुआ में अभी स्लिप कर रहा हूँ, कि मेरे पास जो जूता गांठने वाला रांबी है वो भी नहीं है मेरे पास। आर नहीं जीव तो पाओ, आर भी नहीं जिसमें छेद करते हैं, वो भी नहीं है। तो जब वो रांबी आर और ये सब सुतार कुछ नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो जूता कहाँ से गांठ रहे होंगे। लेकिन सारी तस्वीर ऐसे बना रखी है कि जूता चमार कुल में पैदा हुए तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, है ना। अभी इधर भी उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन की वजह से चमारों ने काफ़ी सीना ठोक के चलना शुरू कर दिया। बहुजन समाज की बहुत सारी जातियाँ, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की जातियाँ जो है बहुत सारे मुश्किलों में थी, तो वो उन लोगों ने अपना थोड़ा सा, उनके अंदर स्वाभिमान जागा बहुजन आंदोलन की वजह से, है ना। तो इस आंदोलन में की वजह से जो स्वाभिमान जागा, उससे लोग अपनी जातियाँ छुपाने की वजह बताने लगे, है ना। लेकिन हम फिर उसी दौर में जा रहे हैं। हर एक तो समस्या ये हुई है कि हमारी जातियाँ इतनी बांट रखी हैं और हर जातियों का अपना एक भगवान पकड़ा रखा है। अब ये कितनी विडम्बना है कि वाल्मीकि रामायण के पहले पन्ने में ही लिखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। वाल्मीकि जो उसका रचयिता है वो कहता है ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी समाज के लोग उनको पकड़ा दिए कि वाल्मीकि तो तुम्हारे थे। रामायण के पहले पन्ने में लिखा है कि वाल्मीकि ब्राह्मण है, वो कहते तुम्हारे पुरखे भाई। ऐसे हर किसी को, तो ऐसे रविदास जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर दी। रविदास को रवि और ये है, इनको बोल दिया सूर्यवंशी क्षत्रिय लगा दिया, यादवों को कह दिया यदुवंशी क्षत्रिय हो, कुर्मियों को बोल दिया कुर्मी क्षत्रिय हो, लोधी बोला लोधी क्षत्रिय हो, सब। अब एक मजे की बात है कि ये जो भी जातियाँ शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कम्युनिटीज की हैं, जो जिनको क्षत्रिय का टैग दे रखा है, कोई एक जाति ऐसी नहीं है जिसको ब्राह्मण का टैग मिला हो। मिला है क्या? सब क्षत्रिय, भाई तो कहें चमर तो खड़गवंशी हो गया, खड़गवासा है तो खड़गवंशी हो गया, चमार है तो चमरवंशी, मतलब नाना जातियों को उन्होंने ये कर दिया। और इस देश में एक दौर ऐसा चला था जब जनेऊ दीक्षा वाला कार्यक्रम होता था। अभी आजकल त्रिशूल दीक्षा ये सब करके बहुत सारी चीजें, तो उनको ये है कि भाई आप उसी जाति व्यवस्था में बने रहो, है ना, जिस जाति में आप पैदा हुए, ताकि ये जो है अपना जो भी है रोजी रोटी धंधा और ये सब चलाते रहे। तो ये बहुत सारी ऐसी जो गलतफहमियां हैं, इस तरह का भ्रम है, शास्त्रों का सहारा लेकर के या फिर हमारे महापुरुषों का सहारा लेकर के, और इस तरह से चीज़ें करी हैं। और इसका लिटरेचर भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी ये कोई नई स्मृति भी बनाने जा रहे हैं, और उस क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 400-500 सालों तक कोई स्मृतियाँ नहीं लिखी गई, तो नई स्मृति भी लिखी जा रही है। तो हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें हम लगभग 200 साल पहले लौटने की तैयारी में लगे हुए हैं, या हमारा सिस्टम वहाँ 200 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हमें सावधान होने की भी ज़रूरत है। बातें बहुत सारी हैं साथियों। मुझे लग रहा है कि आज के परिवेश में कांसीराम साहब का वो बात याद आती है कि यदि हम बहुजन समाज बना लेते हैं तो हम अपने इस देश के निर्माता, भाग्य निर्माता अपने आप के खुद होंगे। क्योंकि जब तक बहुजन समाज नहीं बनता तब तक कोई भी इस देश में परिवर्तन की उम्मीद मत करें। हमारे मुख्य अतिथि कह रहे थे ना कि जो शासक होता है फिर वो तय करता है कि आप किधर चलोगे, कैसे रहोगे, है ना, कैसे कपड़े पहनोगे, है ना। साउथ में पेशवाओं का राज था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्र लोग तो झाड़ू बांधेंगे पीछे कमर में और सामने हंडी लटकाएंगे, है ना। और रामराज में क्या हो रहा था कि जो है
संभोग की हत्या हो जाएगी। और कृष्ण के राज में क्या होगा द्वापर युग में? द्वापर युग में होगा कि अंगूठा काट लिया जाएगा। तो हमें क्या ऐसा रामराज चाहिए जहाँ पर हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हों? राम राज में सिर्फ पढ़ने का अधिकार द्विजों को है ना। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, है ना। उसमें भी पढ़ने का क्या है? वैश्य है तो केवल व्यापार की शिक्षा लेगा, क्षत्रिय है तो अस्त्र, और ब्राह्मण ज्ञान की और वो शास्त्रों की शिक्षा लेगा। तो क्या हम वैसा रामराज चाहते हैं जहाँ शूद्रों को जो पढ़ने लिखने और संपत्ति रखने का अधिकार वापस कर लिया जाए? तो किस रामराज की स्थापना की बात हो रही है आजकल? तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि आप सभी जागरूक हैं, खास करके ये जो दारोमदार है, मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी हम लोग तो एक दूसरी पीढ़ी में गिनती हमारी होने लगी है। युवाओं को काफ़ी लंबा चलना है ना। तो युवाओं के कंधे पर इस देश का भार है, समाज का भी। ये जिम्मेदारी उन्हें उठानी चाहिए, उठानी पड़ेगी, वरना आने वाली पीढ़ियों का बुरा हाल होने वाला है। तो कहा जाता है कि भाई अभी जो है जितनी तरक्की हम लोग कर पाए हैं संविधान के माध्यम से, जो हमें कम या ज़्यादा मात्रा में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उन अधिकारों की वजह से हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और यदि संविधान नहीं होगा, संविधान के मूलभूत प्रावधानों का प्रॉपर पालन नहीं होगा, तो शायद हम फिर जहाँ के तहाँ भेज दिए जाएंगे। एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, बहुत पहले से यूँ तो चला आ रहा है। कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि जो सत्ताधारी दल है वो कहता है कि काम ठीक उल्टा करेगा, बातें हित की और काम अहित का। काम कहेगा कि हम तो दलितों पिछड़ों के फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन काम ठीक इसका उल्टा करेगा। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसी तरह संविधान चिल्लाएगा, बाबा साहब की दुहाई देगा, लेकिन काम संविधान के खिलाफ करेगा। इस तरह इसलिए देखते हैं कि दिल्ली में रविदास की मंदिर तोड़ दी जाती है और बनारस में मोदी जी मूर्ति का उद्घाटन करने आ जाते हैं। देखिए कितना दोहरा है। दिल्ली में परसाली तो मूर्ति थोड़ी, पूरे देश में आंदोलन हुआ है ना। दिल्ली में राजधानी में मूर्ति तोड़ दी गई और किसी की नींद नहीं खुली, मोदी जी को भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। एक मूर्ति और भी मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मध्य प्रदेश में बन रहा है, सागर में क्यों बना है? क्यों चुन रहे हैं सागर में? दिल्ली में क्यों नहीं बनाते भाई? दिल्ली राजधानी है तो वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। जैसे बहनी ने लखनऊ में बनाया अम्बेडकर पार्क, तो आप रविदास पार्क बनाते दिल्ली में। वहाँ तो बहुत मरघट बना हुआ है जहाँ सब शमशान है और वहाँ बड़े बड़े हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं बना रहे हो? सागर इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड का ऐसा सेंटर है जहाँ पर चमार बहुजन समाज के लोग बहुसंख्यक हैं और वो बहुत तेज़ी से उनके अंदर जागृति है। सागर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, है ना, वो वाला जो बुंदेलखंड का बेल्ट है। इसलिए रविदास की मूर्ति वहाँ लगेगी, दिल्ली में नहीं लगेगी, पंजाब में नहीं लगेगी। पंजाब के लोग कहें पंजाब में क्यों नहीं लगाते भाई? पंजाब में तो बहुत उनके फॉलोअर्स हैं जो यहाँ भी उन्होंने मंदिर बना रखा है, उसको स्वर्ण से पूरा आवृत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और भी उदाहरण देता हूँ इस तरह की पाखंड का। पिछले साल क्या हुआ, केसी राव साहब ने 125 फीट की मूर्ति लगाई हुआ, ठीक है ना। तो पूरा बहुजन समाज बहुत उसको प्रफुल्लित हुआ और उसका वेलकम करने लगा। तो मैंने एक टिप्पणी कर दी सोशल मीडिया में कि ये जो है, ये जो मूर्ति लगा रहे हैं केसी राव साहब, ये ठीक वैसे ही है, क्योंकि चुनाव भी आगे चुनाव है, तो चुनाव के पहले मूर्ति लगा रहे हैं। और मूर्ति के पीछे का जो है कि ये मुर्गी को पकड़ने के लिए जैसे दाना डालते हैं ना, तो वैसे ही है ये मूर्ति भी, क्योंकि मूर्ति के फॉलोअर्स बहुत है, इमोशनल अटैचमेंट है बाबा साहब से। तो बाबा साहब के बहाने आपको अपने पिंजरे में गिरफ्त में लेना चाहते हो। तो कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, साल भर पहले ये बंदा कह रहा है कि बाबा साहब के संविधान को बदलना है, वही केसी राव जो 125 फुट की मूर्ति लगाने को बाद हुआ, वही कह रहा था इस देश के संविधान, नया संविधान की जरूरत है, बाबा साहब के संविधान को बदल करके नया संविधान हमें बनाना है। वही मूर्ति लगाने लगता है। तो उसका जो रिएक्शन था, है ना, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए उसने मूर्ति का कॉन्सेप्ट लिया और मूर्ति लगाई उसने, है ना।
तो इस तरह से आजकल बाबा साहब के बहुत सारे ऐसे भक्त जो पाखंड कर रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस बहाने वो हमारा जो इमोशनल एक तरह से ब्लैकमेल भी करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आंदोलन है कमज़ोर होता है। और चाहे वो कोई भी आदमी हमारा विरोधी है, यदि वो जय भीम कर देता है, जय गुरु रविदास कर देता है, जय जोहार कर देता है, जय भीम कर देता है, तो हमारा भोला भाला समाज उनके पीछे हो जाता है। तो हर जय भीम करने वाला, रविदास की मूर्ति लगाने वाला, जय जोहार करने वाला कोई भी हो, लेकिन वो ये जरूरी नहीं कि वो हमारा हितैषी होगा, हमारे समाज के हित में काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं, हम जितनी बात करेंगे उतना कम है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हम डायरेक्टर साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये हमें हाल उपलब्ध करवाया। और ये हाल जो है 2016 के बाद हम यहाँ बैठे। 16 में याद है कब बैठे थे? जो साथी थे याद है? नहीं, 6 दिसंबर को हम लोग बैठे थे पहले, 2016 में 6 दिसंबर को। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी वाइस चांसलर थे, तो उस वक्त हम लोग 6 दिसंबर में बैठे थे। उसके पहले काफ़ी 2004, 5, 6 में भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। 2016 के बाद ये रेनोवेशन फेज में चला गया था, तो यूनिवर्सिटी इसको कहती थी भाई रेनोवेट हो रहा है तो आप बाद में कहीं और ले लो। तो फिर हम लोग फिर सीनेट हॉल में कर लिया, फिर कहीं एक आध बार ये माली मूल्य अनुशीलन केंद्र है वहाँ कर लिया, इस तरह से। तो ये थोड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ देती वहीं मिल जाता है, लेकिन ये हाल हमें बहुत प्यारा है। तो हम डायरेक्टर साहब के आभारी हैं कि ये जो हाल उपलब्ध करवाया और उनका आशीर्वाद मिला। इसके पहले हम लोगों का जो आपका है क्या नाम से संगीत वाला है ना, संगीत मंच कला संकाय का प्रोग्राम था। तो अब मैं तो बात ख़त्म करने चाह रहा था, लेकिन वो याद आ गई, मैं ज़रूर आपसे शेयर कर देता हूँ। वहाँ क्यों छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी ने देना बंद कर दिया। बेंगलोर से वीटी राजशेखर आए हुए थे, हम लोगों ने उनको चीफ गेस्ट बनाया था। तो कार्यक्रम उस साल वहीं था संगीत मंच कला में। तो वहाँ मंच पे क्या होता है कि वो सभी लोग जूते नीचे उतारते जाते हैं और मंच में बैठते हैं, आसन में चेयर नहीं होती वहाँ पर, वो ये उनकी परंपरा है। तो वीटी राजशेखर साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ, ये मेरी परंपरा के खिलाफ, हम तो नहीं उतारेंगे जूते और ऐसे बैठेंगे, हमारे लिए कुर्सी लगाओ। तो सबके लिए वो तखत था जो उनका था, उनके लिए हम लोगों ने कुर्सी लगा दी। बहुत सारी चीज़ें हुई। एनीवे, उस बार से यूनिवर्सिटी ने सबक लिया कि अब ये हाल आपको नहीं देंगे, आप कहीं भी कर लो, लेकिन मंच कला संकाय किसी भी सेमिनार के लिए नहीं होगा, वो नृत्य का मंच है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमें बहुत उठापटक हमने देखा है, आगे भी हमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हम उसी के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। थोड़ी तकलीफें होती हैं, विद्यार्थी कभी कभी निराश हो जाते हैं, इधर भी निराश हो गए थे। मैंने कहा बेटा एक बार यदि तुमने ट्रैक बदला ना, तो फिर इस यूनिवर्सिटी में आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। तो भलाई इसी में है कि आप जो है रजिस्ट्रार से मिलो, सबसे मिलो, डायरेक्टर साहब से दोबारा जा कर के मिलो। डायरेक्टर साहब की अपनी सीमाएँ होंगी, जब आप रजिस्ट्रार उसके थ्रू जाएंगे तो मुझे लग रहा है वो आसान हो जाएगा। तो ये भी लग जाता है ना कि जब हम अपने ऑफिसर से जाते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर, तो वो कहेंगे कि अच्छा फेवर कर रहे हैं। तो फेवर की बात नहीं, ये तो हमको यूनिवर्सिटी में पहले से मिलता रहा है, हमारा अधिकार है, हम इसका हिस्सा हैं। प्रोफेसर्स हों, कर्मचारी हों, चाहे हमारे विद्यार्थी हों। तो एनीवे, बहुत बहुत आभार और मंगल कामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको खुद को इस तरह सामाजिक शिक्षा तो लेनी है, लेकिन जिस काम में आप लगे हुए हैं उसके प्रति भी ज़्यादा फोकस करना है। इसमें जो समय आपका जाता है उसका एडिशनल समय आप घूमने फिरने में जो लगाते हैं, उसको आप कंपनसेशन के तौर पर पढ़ाई में लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है ये अपने आप उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, या हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, फिर हम अपने जीवन में भी उसको उतारते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की पीढ़ी यहाँ से निकली है। 25-27 सालों में हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने में यकीन नहीं करते हैं। हम मन से किसी को व्यवस्था, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को भी गाली करने में, अपशब्द करने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा एक सूत्री फार्मूला है कि बहुजन महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे चलना है। अपनी गलतियों को ठीक करते हुए हमें अपने जो आगे के रास्ते हैं सफलता की, उस मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। बहुजन समाज की एकता हो, आने वाला कल बेहतर हो, इसकी मैं मंगल कामना करता हूँ।
बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर पर मंच पर आसीन अतिथिगणों का मैं अपनी ओर से, अपनी साथियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।